नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। वैसे तो ये क्लास जो है 11वीं क्लास की, उसका समय 2 बजे का है, लेकिन आज जो है ये क्लास लेट हो रही है। तो किसी कारणवश जो है या 2 बजे क्लास नहीं हो रही थी, इसलिए इसको अब शाम को आयोजित किया जा रहा है। तो कक्षा 11 की जो बुक है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1, और इसका हम पाठ नंबर 3 पढ़ रहे हैं, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। इसका हम वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं। इससे पहले अपलोड सारे जो इस किताब की वीडियो है वो आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना था उसको। तो देखो 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावित उत्तरदायी सरकार कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। यानी 1919 के अधिनियम में जो प्रस्तावित थी उत्तरदायी सरकार वो कभी बनी ही नहीं। इसके पश्चात सन 1927 में गठित साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाना आदि की पृष्ठभूमि ने 1935 के अधिनियम की आधारशिला की। यानी जब 1919 के अधिनियम के बाद साइमन कमीशन बना, फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, फिर गोलमेज सम्मेलन होते हैं, इनके द्वारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुए, तो 1935 का अधिनियम आया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस तरह, यानी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसके अंदर 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, और इसके प्रावधान निम्न हैं। पहला, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी राज्यों के अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। यानी इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत है और देशी राज्य है इनका एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों में शामिल होना नरेशों की इच्छा पर था। यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको तो शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों में शामिल होना उनके नरेशों जो राजा थे उनकी इच्छाओं पर छोड़ा गया। दूसरा, संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। यानी जो संघ और जो केंद्र था उसके बीच शक्तियाँ बांटी गई, और विभिन्न सूचियाँ, विभिन्न विषयों की जो है 3 सूचियाँ बन गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। जैसे अपने संविधान में बना संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उस प्रकार से ये 3 सूचियाँ उस समय बनाई गई। तीसरा, 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू था उसे केंद्र में लागू किया। यानी जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू था प्रांतों से हटा दिया गया और उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्रीय सरकार को विषयों को 2 भागों में बांटा गया। यानी कि जो केंद्र सरकार के विषय को 2 भागों में, एक तो संरक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरित विषय। जो संरक्षित विषय है वो तो गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में रखे गए, और जो हस्तांतरित विषय है उसको मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। चौथा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, एक तो राज्य परिषद उच्च सदन तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन, जैसे राज्यसभा लोकसभा है ना वैसे। पांचवा, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया। यानी जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया, जो प्रांतीय स्वायत्तता थी उसको माना गया। छठा, प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया। जो प्रांतीय विधायिका थी या जो प्रांतों में जो भी विधानसभा थी उसको जो है प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सातवां, प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दे दी गई। यानी जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनको अनेक शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। यानी जो मंत्रिपरिषद था उसको विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। वह एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकती थी। यानी जो मंत्रिमंडल थी उसको मतलब अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा भी सकती थी। विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण भी रख सकता था। आठवां, इस अधिनियम के अधीन ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा तथा सिंध नाम से 2 प्रांत, यानी इस अधिनियम के तहत जो है ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया था और उड़ीसा और सिंध नाम से 2 प्रांत बनाए गए। नौवां, इस अधिनियम ने एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया। यानी इसमें एक तो संघीय बैंक बनाया गया और एक संघीय न्यायालय बनाया गया। यानी संघीय बैंक यानी मतलब संघ का बैंक, जैसे प्रकार आरबीआई है उसी प्रकार संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 10वां, केंद्रीय सरकार संबंधी प्रस्ताव लागू नहीं हुए। यानी जो केंद्र की सरकार का संबंधी कोई प्रस्ताव इसमें लागू नहीं हुए। देशी राज्यों की अनिच्छा व उदासीनता के कारण अखिल भारतीय परिसंघ अस्तित्व में नहीं है। यानी जो अखिल भारतीय परिसंघ बनना था वो नहीं बना। प्रांतों में सन 1937 में चुनाव संपन्न होने के पश्चात द्वैध शासन समाप्त हो गया। यानी 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए और द्वैध शासन समाप्त हो गया एवं पूर्ण स्वायत्तता स्थापित हुई। यानी पूर्णतः जो स्वायत्तता है वो स्थापित हुई, किंतु गवर्नर की निरंकुश शक्ति ने स्वायत्तता को बेमानी कर दिया। यानी जो गवर्नर की निरंकुश शक्ति थी उसने जो स्वायत्तता या स्वतंत्रता इसको खत्म कर दिया। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान इस प्रकार थे। पहला,
भारत का पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख थी। अब देखो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन यानी औपनिवेशिक जो थे उनकी स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। दूसरा, इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में दो दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। यानी इसमें कहा गया कि भारत का क्षेत्रीय विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान दो बनाए जाएंगे और बंगाल और पंजाब में दो दो प्रांत बनाने का भी प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित, यानी पाकिस्तान को मिलने वाले जो क्षेत्र थे उनको छोड़कर जो ब्रिटिश भारत में सम्मिलित जो सभी प्रांत थे वो भारत में सम्मिलित माने गए। तीसरा, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा था। यानी जो पूर्वी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल था और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा था। चौथा, भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व भारतीय रियासत और महामहिम का अधिराज्यत्व 15 अगस्त 1947 को होता है। यानी जो गवर्नर का जो मतलब शासन था वो 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। छठा, भारतीय रियासत इन दोनों भारत या पाकिस्तान में किसी भी शामिल, यानी रियासतों को छूट दी गई, या तो आप भारत में शामिल हो सकते हो या पाकिस्तान में, या आप स्वतंत्र रह सकते हो। छठा, प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा, यानी प्रत्येक डोमिनियन उसके लिए अलग गवर्नर जनरल होगा जिसे महामहिम द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार परियोजनाओं के लिए महामहिम का जो है प्रतिनिधित्व करेगा। सातवां, प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा जिसे विधियां बनाने का पूरा अधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। आठवां, डोमिनियन सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं को संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियां भी प्रदान की गई। नौवां, इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट प्रभावी प्रवर्तन की ऐसी व्यवस्था करने हेतु अस्थायी आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया जो आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो। 10वां, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव की सेवाओं भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर जो महामहिम की सरकार का अधिक्षेत्र और पराधिकार जारी करने की शक्ति भी निर्दिष्ट की गई। ब्रिटिश काल में ऊपरी लिखित विभिन्न एक्ट और उनकी धाराओं लागू होने के बाद स्वतंत्र के पश्चात हमारे राष्ट्रीय निर्माता के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य था एक ऐसा संविधान रचना जिसके माध्यम से उस आदर्श की प्राप्ति हो जिसके लिए स्वतंत्र सेनाओं ने लंबा संघर्ष किया। यानी जो ये अधिनियम की धाराओं के बाद जो है भारतीयों के साथ जो भारत के राष्ट्रीय निर्माता थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऐसा संविधान बनाना जिसके लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना जो महान बलिदान है वो दिया था। ठीक है, तो हम जो है संविधान सभा का जो गठन है और संविधान कैसे बना उसकी चर्चा जो है अगली क्लास में करेंगे। और उसके बाद लगभग ये जो मुझे लगता है अगली क्लास में या उस एक और क्लास होगी उसके बाद ये पार्ट पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।